दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम न प्रथम। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज काफी दिनों के बाद आज मैं उसका पार्ट 5 लेके आया हूं और आज का जो क्विज है कंपैरेटिवली इजी होने वाला है। तो चलिए कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और चेक कीजिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक होते हैं। वीडियो के अंत में मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं उनको जरूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। जैसा आप सभी जानते हैं, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपका पहला प्रश्न है ये: बुल एंड बियर टर्म किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये जो टर्म है बुल एंड बियर, ये टर्मिनोलॉजी किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, शेयर मार्केट, शेयर बाजार। ये जो टर्म बुल एंड बियर है, अगर हम बात बुल्स की करते हैं तो इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगी यानी कीमतें बढ़ेंगी। वहीं बियर का अर्थ जो है वो शेयर मार्केट डाउन आएगी यानी कीमतें गिरेंगी। क्लियर? तो बुल एंड बियर टर्म जो है ये जुड़ी हुई है शेयर मार्केट के साथ। क्लियर? आई होप आपका पहला प्रश्न ठीक हुआ होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी विशाख दत्त। आपका समय समाप्त होता है। चेक करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कौटिल्य। ठीक है, ये जो बुक है अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य ने लिखी है। और यहां से कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और निकलते हैं। कौटिल्य का नाम चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं और कौटिल्य ही विष्णुगुप्त है। तो यहां से ये वाला प्रश्न बहुत बार आता है कि कौटिल्य को हम किस और नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें किताब की, अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र का लिटरल मीनिंग जो होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन ये जो बुक है ये राजनीति पे है, पॉलिटिक्स। ठीक है, कूटनीति और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें नहीं लिखा गया है। क्लियर? तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी यहां से बनता है। हालांकि इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक ही बात इसमें कही गई है कि जिस प्रकार शरीर को काम करने के लिए खून की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही किसी भी राज्य को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्लियर? तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में दे रखी है। डन? तो ये जो अर्थशास्त्र किताब है इसका हमें पता चल गया कि इट इज रिटन बाय कौटिल्य। मेगास्थनीज ने किताब लिखी हुई है इंडिका और विशाख दत्त ने किताब लिखी हुई है मुद्रा राक्षस। क्लियर? तो यहां से आपके लिए प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी है? बाणभट्ट द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी पास्कल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। क्रॉस चेक करते हैं। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन इज डायोप्टर, ऑप्शन बी। जो लेंस की पावर है उसको डायोप्टर में मापा जाता है। वहीं अगर हम कन्वेक्स की रीडिंग की बात करें तो कन्वेक्स लेंस जो होता है इसकी रीडिंग हमेशा पॉजिटिव में, और कनकेव लेंस की जो रीडिंग होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। तो यदि आपको चश्मा लगा है
तो आप अपने अपने चश्मे चेक कीजिए कि वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में हुए तो वो कन्वेक्स होंगे, अगर नेगेटिव में है तो वो कनकेव होंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यानी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी संतूर और ऑप्शन डी बांसुरी। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है? आपका समय समाप्त होता है, चेक करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक थे। ये जो संतूर है, ये जम्मू कश्मीर का एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसे दुनिया भर में ख्याति दिलवाने का काम पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने किया था। यदि आपको याद हो, टीवी में एक एड आती थी ताज चाय की, तो जिसमें वो संतूर बजाकर बोलते हैं वाह ताज वाह। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर के साथ। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक नाट्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी गुजरात। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक नाट्य है? आपका समय समाप्त होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक की एक ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट है जिसमें नृत्य, संगीत, डायलॉग यानी संवाद और वेशभूषा का अनूठा संगम होता है। तो यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन बी खजुराहो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कोणार्क ओडिशा, ऑप्शन डी एलोरा महाराष्ट्र। तो चेक कीजिए आपका आंसर ठीक है या गलत। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए माउंट आबू। दोस्तों, ये जो मंदिर बना हुआ है ये मार्बल का बना हुआ है और इस पे जो नक्काशी की गई है वो बेहद खूबसूरत है। ठीक है, और इसी चीज के लिए ये फेमस है ना। अगर हम माउंट आबू की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र जो है वो माउंट आबू ही है। क्लियर? आई होप अभी तक आपके 6 के 6 प्रश्न ठीक हुए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। डॉक्टर दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, काफी आसान क्विज है आज का। चलिए चेक करते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी महात्मा गांधी। दोस्तों, पूरी जिंदगी में महात्मा गांधी एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो रहे बेलगांव अधिवेशन में। ये जो बेलगांव है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है ये। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। और हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। दोस्तों, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चेक करते हैं, आपने अभी तक मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों, ये है मणिपुर में।
ये जो नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, ये लोकटक झील पर स्थित है, ठीक है, और यहां पर दुर्लभ प्रजाति का संगाई हिरण भी पाया जाता है। डन। अब वहीं अगर हम लोकटक लेक की बात करें, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, लोकटक लेक, इसमें कुछ हरे रंग के प्लांट जो है वो इस पे तैरते हैं। तो आपके लिए प्रश्न ये है, वो जो तैरते हुए प्लांट है इस झील पे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9th क्वेश्चन है, कॉटन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल, ऑप्शन बी लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, ऑप्शन सी काली मिट्टी जिसे ब्लैक और रेगूर भी बोलते हैं, या ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो चलिए चेक करते हैं राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी जिसे रेगूर भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें नमी मॉइस्चर रिटेन रखने की क्षमता जो होती है ये सबसे अधिक होती है, इसीलिए कॉटन की खेती के लिए काली मिट्टी यानी रेगूर जो है वो बेस्ट मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची यानी शेड्यूल में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9th या ऑप्शन डी 10th। कौन से शेड्यूल में 22 भाषाओं का उल्लेख है? आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं कि वो ठीक है या गलत। दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यदि हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यानी मूल संविधान की बात करें तो उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन समय के साथ साथ वर्तमान में अगर देखें तो इसमें चेंजेस आए हैं और वर्तमान में 22 भाषाएं जो हैं वो 8th शेड्यूल में हैं। चलिए पढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। संतोष ट्रॉफी का संबंध, दोस्तों बेहद आसान प्रश्न है, चेक करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। दोस्तों यहां पे एक प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस भारतीय लेखिका ने जीता है? अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी गीतांजलि श्री और ऑप्शन डी बानू मुश्ताक। दोस्तों चेक करते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन डी बानू मुश्ताक। दोस्तों एक फर्क आपको समझना पड़ेगा, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और एक होता है बुकर प्राइज, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो बानू मुश्ताक ने कन्नड़ भाषा में एक किताब लिखी हार्ट लैम्प, ठीक है, और ये पहली बार हुआ है जब किसी शॉर्ट स्टोरीज को ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, क्लियर। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दीपा बास्ती ने।
तो दीपा बास्ती ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक को दिया गया है। अब वहीं अगर हम बुकर प्राइज की बात करें तो बुकर प्राइज जो होता है वो इंग्लिश में ही लिखा जाता है, यानी उसकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है और वह इंग्लैंड या आयरलैंड में ही पब्लिश हुआ होना चाहिए। ठीक है। वहीं अगर हम गीतांजलि श्री की बात करें तो पिछले वर्ष गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम ऑफ सैंड के लिए। ठीक है। किरण देसाई का नाम इस बार जो है वो किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, ये यहां पे आपके लिए एक प्रश्न है ना। और अरुंधति रॉय की एक फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं दोस्तों, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने बहुत फेमस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है यहां से। क्वेश्चन आता है कि वेदों की और लोटो ये किसने कहा था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था और इनकी बहुत फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। तो 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं। पहला, आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। किस वर्ष हुई? 1875 में। वेदों की और लोटू किसने नारा दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने और इनकी किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। फिर तो दोस्तों यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक, वूलर लेक, सांभर लेक, पुलिकट लेक। फ्रेश वाटर, ठीक है, 2 तरह की झीलें होती है। एक लगून्स होती हैं जहां पे समुद्र का पानी यानी खारा पानी होगा और दूसरा होता है फ्रेश वाटर लेक। दोस्तों आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो राइट ऑप्शन इज वूलर लेक। डन। वूलर जो है ये फ्रेश वाटर लेक है और वहीं अगर हम चिल्का की बात करें, चिल्का ओडिशा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। डन। चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है हीराकुड डैम किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। चेक करते हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो दोस्तों ये राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए महानदी। हीराकुड डैम जो है ये ओडिशा में स्थित है और ये भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ये मिट्टी का बना हुआ है। डन। तो दोस्तों यहां हमारे 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। जैसा मैंने कहा कंपैरेटिवली आज का जो क्विज था वो बेहद आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपके कितने कितने प्रश्न ठीक हुए। ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8580796944। ठीक। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।